सभी को जय हिंद। तो स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट गनौल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 में बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई और भी अच्छी हो सके। आइए तो देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिया गया है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन में है पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी पिलिया, ऑप्शन सी फ्लोएम से, ऑप्शन डी प्लाज्मा से। तो मानव हृदय जो घिरा हुआ है वो घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो सवाल नंबर 2 आता है हमारा कि आरबीसी का जीवन अवधि होती है। तो सवाल है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। ऑप्शन में 120 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, सी 80 दिन, डी 220 दिन। तो अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी की जो अवधि होती है या जीवन काल वो होती है 120 दिन का। और अगर डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो ये जो होता है ये 12 से 20 दिन का समय इसका होता है, 12 से 20 दिन। तो आरबीसी पूछे तो 120 दिन और डब्ल्यूबीसी पूछे तो 12 से 20 दिन। और अगर ये पूछे कि ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन का वाहक, अगर ऑक्सीजन का वाहक पूछे तो ये भी जो है हमारा आरबीसी ही होगा। और अगर आरबीसी की हमको संख्या पूछा जाए तो ये जो होती है आरबीसी की संख्या वो 50 लाख होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी आरबीसी में ही पाया जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 120 दिन, ऑप्शन ए। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर पूछा जाए कि जल का परिवहन जो है, जल का परिवहन जल का परिवहन किसमें होता है, तो वो होता है जाइलम उत्तक के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम उत्तक के द्वारा। अगर पूछा जाए कि खाद्य पदार्थ का अवशोषण किसके द्वारा होता है, कौन से उत्तक के द्वारा, तो ये जो होता है ये फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है, फ्लोएम। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम जाइलम दोनों, बी और सी दोनों। ऑप्शन डी हमारा जो होगा राइट आंसर होगा जो कि संवहन उत्तक है। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला सवाल। तो सवाल कहता है कि रक्त क्या है। ऑप्शन में एपिडर्मिस, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है, रक्त एक उत्तक है। कौन सा उत्तक है, तो ये संयोजी उत्तक है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन में है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। तो चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है वो पाई जाती है फ्लोएम में। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सवाल कहता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो श्वेत रक्त कोशिका का ही जो है दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी। तो हम इससे पहले जो हम बताए थे कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती, जीवन अवधि जो होती है वो 12 से 20 दिन का होता है। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो जीवन अवधि होगी वो हो जाएगी 12 से 20 दिन। ऑप्शन ए हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल आता है हमारा
तो सवाल है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन में पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो मक्खी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्खी। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो सवाल कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। और अगर बात की जाए कि ये एनीमिया जो है ज़्यादा किस में होती है, तो ये जो होती है ये गर्भवती महिलाओं में होती है। किस में होती है? तो गर्भवती महिलाओं में जो है ये एनीमिया बीमारी ज़्यादा होने की चांस होती है। और अगर बात की जाए इंसुलिन किसके कमी से हो, इंसुलिन जो है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो होता है वो मधुमेह हो जाता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और अगर बात की जाए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। और अगर बात की जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो हो जाता है रतौंधी। तो कौन सा हो जाता है? रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। तो फिर अगला सवाल आता है हमारा। तो सवाल कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन में है डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का जो वाहक है वो हो जाता है आरबीसी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन में थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रीनल द्वारा, विल्सन द्वारा। तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वो हो जाता है एड्रीनल द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन में मनुष्य में, कॉकरोच में, घोंघा में, ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है कॉकरोच में। और अगर पूछा जाए मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, तो मनुष्य में जो है वो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। और अगर पूछा जाए, ये पूछ दिया जाए कि मछली में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मछली में, तो मछली में जो होता है मिश्रित होता है, यानी बंद और खुला दोनों। तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मछली में। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 12 कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन में 2, 8, 1, 4। तो मानव हृदय में जो है कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया की को जो नियंत्रित करता है वो करता है द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में रंध्र, जड़, तना या फिर टहनी। तो पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो होता है रंध्र के द्वारा। और कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? तो ये होती है विसरण क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। या इसी का जो है रंध्र का नाम ही दूसरा होता है स्टोमाटा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है। सवाल है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ऑप्शन में व्हेल, चूहा, हाथी या फिर आदमी। तो सबसे तेज धड़कन वाला जो जंतु है वो होता है चूहा। कौन सा होता है? चूहा, जो कि 1 मिनट में 310 बार इसका धड़कन होता है। कितना बार? 310 बार। और अगर मनुष्य का पूछा जाए तो मनुष्य का, मानव का जो होता है वो 1 मिनट में कितना बार होता है? 72 बार। कितना बार? 72 बार धड़कता है। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है।
सवाल है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुक्रोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है। तो सवाल कहता है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा। तो इस किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो सवाल है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन में 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, या फिर 6.0 से 6.8, या फिर 7.0 से 7.8। तो हमारा शरीर जो है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है। तो सवाल कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो रुधिर का जो है कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो वो मदद करता है प्लेटलेट्स। कौन कौन करता है? प्लेटलेट्स, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन में जल का वहन, भोजन का पाचन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल का वहन। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान वो होता है रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में एस्टोमाटा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एस्टोमाटा। तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है पत्ती में किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है। तो सवाल कहता है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन में फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो हृदय से जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में जो पंप किया जाता है वो किया जाता है नीले द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। ऑप्शन में है बैरोमीटर, मैनोमीटर, एस्फेगो मैनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र जो है वो है एस्फेगो मैनोमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो रक्त का जो है अवयव कौन सा है जो घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ऑप्शन में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, या फिर लसिका। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम रक्त विमाणु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रक्त विमाणु। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोजन संवहन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए ये किस दिशा में होती है, तो ये जो होती है दोनों दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? दोनों दिशा में, यानी ऊपर और नीचे दोनों। और अगर पूछे इसमें किस प्रकार की कोशिका होती है फ्लोएम में, तो इसमें जीवित कोशिका होती है। कोशिका कैसी होती है? जीवित कोशिका होती है। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो सवाल है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो होता है रक्त विषाणु। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का नाम जो है प्लेटलेट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक है वो रक्त विषाणु है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि
एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। ऑप्शन में परासरण, विसरण, अवशोषण, रासारोहण। तो एक कोशिकीय शैवाल में जो है जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो मानव हृदय का औसत जो है प्रकुंचन दाब वो होता है, वो हो जाता है 120 mmHg। हिमो 120 mmHg। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगर शिथिलन पूछे, शिथिलन जो होता है मानव हृदय का कितना होता है, तो ये होता है 80 mmHg। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सवाल नंबर हमारा 29 कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन में जड़, तना, पत्ता, फूल। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो होता है पत्ता के द्वारा। किसके द्वारा? पत्ता के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि मकई में जो होता है वो 3 से 4 लीटर वाष्प बनता है। कितना लीटर? 3 से 4 लीटर। और सेब के पौधे में जो है, सेब के पौधे में 10 से 15 लीटर जो है वो जलवाष्प बनते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है। और मकई के पौधा में कितना होता है? 3 से 4 लीटर। और सेब में 10 से 15 लीटर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? अब तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा भीतरी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन में परासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, जाइलम वाहिकाएं द्वारा। तो एक कोशिकीय शैवालों में जो है जल का परिवहन जो होता है वो होता है विसरण द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में जो स्थानांतरण होता है वो होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। ऑप्शन में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन जो पौधों में किस दिशा में होता है। ऑप्शन में केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऊपर और नीचे दोनों ओर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ से जो आपको सभी जितना भी इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, इस सभी का जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन होके उस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। तो ये होती है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा सवाल नंबर आता है 36। तो सवाल कहता है कि शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में से जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। तो शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में से जाने वाली रक्त वाहिनियां जो है वो कहलाती है धमनियां। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सवाल है कि हृदय के विषमों का शिथिलन कहलाता है। हृदय के विषमों का शिथिलन कहलाता है। तो हृदय के विषमों का जो शिथिलन है वो कहलाता है सिस्टोल। ऑप्शन ओ सॉरी डायस्टोल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है।
तो जल तथा लवणों का जो परिवहन होता है वो होता है एक दिशीय। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक डैश को कहा जाता है। ऑप्शन में यकृत, प्लीहा, हृदय, आमाशय। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो कब्रगाह और या एवं ब्लड बैंक जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 40 कि सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं। तो सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं। तो सीरा अलिंद छिद्र को जो है कहते हैं पेसमेकर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग जो इस वीडियो में टोटल 68 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उच्च दाब चाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो उच्च दाब चाप की अवस्था को जो है हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सवाल कहता है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज का जो है मुख्य कारण है वो भी जो है हाइपरटेंशन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 43। तो सवाल कहता है कि इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो रक्त बैंक बोले या फिर कब्रगाह बोले तो ये जो होता है किसे जाना जाता है तो प्लीहा को। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है तो सवाल कहता है कि शरीर का रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है। तो शरीर का दायां रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है। तो प्रवेश जो करता है वो करता है दो अग्र महाशिरा एवं एक पश्च महाशिरा के द्वारा। किसके द्वारा। दो अग्र महाशिरा एवं एक पश्चक महाशिरा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है। ऑप्शन में है फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा, रक्त कोशिकाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध रक्त जो फेफड़ों से हृदय में जाता है वो जाता है फुफ्फुस धमनी द्वारा। ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल है कि धमनियों का कार्य है। ऑप्शन में रक्त शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो धमनियों का जो कार्य है वो है शुद्ध रक्त का वहन करना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल है कि धमनियां शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। ऑप्शन में हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर से फेफड़ों की ओर, हृदय से फेफड़ों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो धमनियां शुद्ध रक्त को जो पहुंचाती है वो पहुंचाती है हृदय से फेफड़े की ओर। ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल है कि शिराएं अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है। शिराएं अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है। ऑप्शन में शरीर के अंगों से हृदय की ओर, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से फेफड़ा में, इनमें से कोई नहीं। तो शिराएं जो है अशुद्ध रक्त को जो पहुंचाती है वो पहुंचाती है शरीर के अंगों से हृदय की ओर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल है कि ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती है। ऑप्शन में लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, लसिका, प्लेटलेट कोशिकाएं। तो कौन सी कोशिकाएं जो रक्तस्राव को रोकती है तो वो रोकती है प्लेटलेट्स कोशिकाएं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, इसीलिए लसिका रंगहीन है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन किया जाता है। ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन। तो रंध्रों द्वारा जल का जो निष्कासन होता है वो होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन का जो है वो ताप का संतुलन बनाना, इसका यही महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, ताप का संतुलन बनाना। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप क्या है। ऑप्शन में शिशुओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, कोशिकाओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तो सवाल है कि उच्च रक्तचाप में क्या होता है। ऑप्शन में धमनिकाओं का फैलना, धमनिकाओं का सिकुड़ना, धमनिकाओं का सामान्य रहना, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप में जो होता है वो होता है धमनियों का फैलना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल। तो सवाल है, तो सवाल कहता है कि उच्च रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन में चिंता, उत्सुकता, रोग, इनमें से सभी। तो उच्च रक्तचाप जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, इसका कारण जो ये तीनों है, यानी इनमें से सभी, चिंता, उत्सुकता, रोग, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। ऑप्शन में एनीमिया, मधुमेह, पीलिया, डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है वो होता है एनीमिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है वो होता है 120 mm। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में मनुष्य, मेढक, पक्षी, मछली। तो दोहरा परिसंचरण जो है वो मछली में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है, यानी आरबीसी। तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 12 से 20 दिन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय के डैश से फेफड़ा में रक्त जाता है। हृदय के डैश से फेफड़ा में रक्त जाता है। तो ये जो जाता है वो जाता है दायां अलिंद। किससे जाता है, दायां अलिंद। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में ऑक्सीजन उत्तकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है। किस जीव में ऑक्सीजन उत्तकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है। ऑप्शन में गाय, मनुष्य, तिलचट्टा, इनमें से सभी। तो इनमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा तिलचट्टा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा सवाल नंबर 62 आता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है। तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो मक्खी हो जाएगा। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो हो जाता है 120 पर 80। 120 प्रति 80। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि मानव रुधिर वहन करता है। मानव रुधिर वहन करता है। ऑप्शन में भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थ का, इनमें से सभी। तो मानव रुधिर जो वहन करता है इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं। ऑप्शन में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी। तो प्लाज्मा के अलावा जो रक्त में पाया जाता है वो पाया जाता है इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि फुफ्फुस शिराओं से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जाता है। हृदय के बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में, दाएं नीले में। तो फुफ्फुस शिराओं से जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जाता है हृदय के बाएं अलिंद से। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है कि सरीसृप में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सरीसृप में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर 1। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। सरीसृप में कितने कोष्ठक होते हैं? 3। और मानव में कितना होता है? तो मानव में 4 कोष्ठक होते हैं। कितना होता है? 4 कोष्ठक। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जरूर बताइएगा कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट में बताइएगा। तो कौन सा रक्त समूह जो है सबसे रक्त ले सकता है? जिसे हम लोग तो कौन सा रक्त समूह जो है वो ले सकता है? तो वो है हमारा ओ। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ओ सबसे ले सकता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 2026 के मैट्रिक परीक्षा के तैयारी के लिए आप लोगों के पास सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सके और वहां से आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।